डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का विषय है गांधी जी का शैक्षिक एवं जीवन दर्शन। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था। ये पोरबंदर राज्य के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे एक धार्मिक साध्वी और निष्ठावान नारी थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। 1887 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात 10 जून 1891 में गांधी जी बैरिस्टरी पास करके भारत लौट आए। एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी हुए। वहां से इनका जीवन बदल गया। 1911 में ट्रांसवाल में गांधी जी ने मिस्टर पोलक की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1914 में गांधी जी वापस पुनः भारत आए, भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 1917 में उन्होंने हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधारों एवं रचनात्मक कार्यों को करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। वर्ष 1927 में देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इनके द्वारा खादी आंदोलन शुरू किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1937 में वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप तैयार किया गया। वर्ष 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल में जाना पड़ा और अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1949 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन देश का विभाजन हो गया और चारों ओर सांप्रदायिक झगड़े हो गए। इन दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। अब हम गांधी जी की कुछ प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली रचना इनकी है सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय, हरिजन नामक पत्रिका और अनासक्ति योग टीका। शिक्षा दर्शन। गांधी जी के जीवन दर्शन पे चर्चा करने के उपरांत हम गांधी जी के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन पर आधारित है। उनकी सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा एवं सहानुभूति आदि मानवीय गुणों में श्रद्धा थी और जीवन पर्यंत रही। इन मानवीय गुणों को शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों को स्थान मिला। गांधी जी का शिक्षा दर्शन इनके जीवन दर्शन का गतिशील पक्ष है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है।
शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत। शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत या बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, या जिसे बेसिक शिक्षा एजुकेशन या वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है, गांधी जी का इसमें प्रमुख रोल था। उनका कहना था कि शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा का बालक बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसे प्राप्त करके बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए। किसी उद्योग के द्वारा शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तकला या दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए। स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोजें करता रहे। शिक्षा के द्वारा बालकों में बंधुत्व, सहयोग और समाज की भावना पैदा की जानी चाहिए। शिक्षा को बालक के व्यक्तित्व, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्य पूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा का अर्थ। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए हरिजन में लिखा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। साक्षरता शिक्षा की न तो अंतिम सीढ़ी है और न ही प्रथम सोपान। यह तो पुरुष स्त्री को शिक्षित करने का एक साधन है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं कहला सकती। उनका विश्वास था कि शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे वह पूर्ण मानव बन जाए। पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्वों शरीर, हृदय, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम और विश्व बंधुत्व आदि भावनाओं का विकास करना चाहिए। गांधी जी ने लिखा है, उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है जिसका शरीर इतना सधा हुआ है कि वह उसके काबू में रह सके और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करे। उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शांत और न्यायदर्शी है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन प्रकृति के नियमों से भरा है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां अपने वश में हैं, जिसकी अंतर्दृष्टि शुद्ध है और आदमी नीचा आचरण को धिक्कारता है तथा दूसरों को अपने जैसा समझता है। ऐसा आदमी सचमुच में शिक्षा पाया हुआ माना जाता है। शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है। पहला है तात्कालिक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में आता है संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है। व्यक्तित्व के निर्धारक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक अर्थात सभी में संतुलन एवं सामंजस्य रखते हुए उन्हें विकसित करना। गांधी जी के शब्दों में शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यहाँ शिक्षा की सच्ची मितव्ययिता का निर्माण करता है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा को जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य माना है। यदि शिक्षा जो उसे रोजी रोटी न दे सके, आत्मनिर्भर न बनाए, बेरोजगार रहने दे, तो वह व्यर्थ है। बिना आत्मनिर्भरता के
व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष विकसित नहीं हो सकता। अतः उन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा पर बल देते हुए बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपने जीवन में स्वावलंबी बन जाए। नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम वैयक्तिक विकास माना है। वैयक्तिक गुणों के विकास के बिना यह सामाजिक विकास के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते। गांधी जी ने वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक माना है। अतः दोनों में समन्वय करके ही राष्ट्र या समाज का विकास संभव है। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र माना, ताकि दोनों में एक दूसरे के समीप आकर सेवा एवं सामाजिक संपर्क स्थापित किया जा सके। सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। संस्कृति शिक्षा का आधार है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार संस्कृति की छाप होनी चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य। सा विद्या या विमुक्तये। गांधी जी के इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है और उसकी आत्मा को उन्नत जीवन की ओर ले जाना है। गांधी जी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे, जिससे आत्मा का विकास हो सके। अब दूसरा है सर्वोच्च उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और स्वानुभूति का ज्ञान। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अंतिम वास्तविकता को पहचान सके और अपने नश्वर शरीर को ईश्वर में विलीन न कर सके। महात्मा गांधी के शिक्षा के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण की जानकारी उनके द्वारा शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विद्यालय, अनुशासन आदि विषय में दिए गए विचारों में दिखाई देता है। पाठ्यक्रम। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम को भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। गांधी जी को ऐसा पाठ्यक्रम में विश्वास था जो भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का सृजन कर बालकों को समुचित ज्ञान दे। बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हस्तकौशलों के कार्यों का निर्धारण किया। क्राफ्ट के लिए कताई, बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, गत्ते का काम, मिट्टी का काम। शिक्षण का माध्यम मातृभाषा ही रखा। व्यवहारिक समस्याओं के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित और वाणिज्य। सामाजिकरण के लिए सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। स्वास्थ्य विज्ञान, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी जानकारी, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत विज्ञान, ड्राइंग, गृह विज्ञान। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधि। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों को उपयुक्त समझा। अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में अनुभव को सर्वोपरि स्थान दिया। ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब वह स्वानुभव पर आधारित हो। क्रिया द्वारा सीखना। गांधी जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में
क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। इसलिए उन्होंने प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के प्रशिक्षण को शिक्षण में स्थान दिया। सामाजिक दृष्टि से भी इस विधि द्वारा बालकों में सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति एवं सामाजिकता जैसे गुणों का आविर्भाव होता है तथा स्वानुभाव द्वारा ज्ञान प्राप्त होने का अवसर क्रियाशीलता पर ही निर्भर है। सीखने की क्रियाओं में समन्वय। गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया और इसलिए हस्तकला के अन्य सैद्धांतिक विषयों से भी सहसंबंध स्थापित कर पाठन कराना चाहिए। इस संबंध में कहा गया है कि बुनियादी हस्तकला पूर्ण मंडल के रूप में होनी चाहिए और अन्य विषयों को गृह नक्षत्रों की तरह चारों ओर घूमना तथा केंद्रीय सूर्य से अपने ताप या रोशनी को प्राप्त करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा में संबंध स्थापित कर सीखना। गांधी जी ने कहा है, शिक्षण विधि में इन तीनों का होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से किसी के अनुभव में ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वह अस्थायी व अनुपयोगी होता है। प्रयोग द्वारा सीखना। इस विधि के द्वारा बालक विभिन्न समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण उनकी वर्तमान स्थिति, स्वरूप और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना में प्रायोगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। उक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त बालक को स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाते समय गांधी जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में सहयोगी क्रिया, नियोजन, यथार्थता तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर बल दिया। गांधी जी के अनुसार शिक्षक। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को अत्यधिक महत्व दिया है। इन्होंने शिक्षक को बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक के रूप में माना है। गांधी जी का कहना है कि विद्यार्थी को पुस्तक की अपेक्षा शिक्षक से अधिक सीखना है। उनके शब्दों में, मैंने सदा यह अनुभव किया है कि शिष्य की यथार्थ पाठ्य पुस्तक उसका शिक्षक है। गांधी जी का कहना है कि शिक्षक में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे वह विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कैसे किया जाए। शिक्षक को सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय, सहानुभूति एवं श्रम का पुजारी होना चाहिए। शिक्षक को बालक के विचारों, आकांक्षाओं तथा परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षक को चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, संयमी, धार्मिक और क्रियाशील होना चाहिए। शिक्षक को सदैव मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के मनोभावों को समझकर बालक का मार्गदर्शन देना चाहिए। छात्र। शिक्षार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है। गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी बच्चों को व्यक्तिगत विकास की पूरी छूट देते थे, किंतु उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को भी दृष्टि में रखते हुए गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक बल का विकास करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते थे। विद्यालय के संबंध में भी गांधी जी के अपने विचार हैं। इनके अनुसार विद्यालय में ऐसी कर्मशालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य कर सकें और उनके विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना उत्पादन कार्य हो
कि वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। ये विद्यालय को समुदाय की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ रात्रि पाठशालाएं लगातार प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। इस प्रकार एक ओर समुदाय को विद्यालयों के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए और दूसरी ओर विद्यालयों को समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए। अनुशासन। गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा ही किया जा सकता है। ये बच्चे के शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने पर बल देते थे। इन्हें विश्वास था कि इस प्रकार के पर्यावरण में बच्चे अनुकरण द्वारा उच्च आदर्शों एवं उच्च आचरण को ग्रहण करेंगे। परंतु यदि फिर भी बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षकों को अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। परंतु यह आत्मबल यूं ही नहीं आ जाता। इसके लिए शिक्षकों को स्वयं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है। वर्धा शिक्षा योजना। 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में मारवाड़ी राष्ट्रीय हाई स्कूल में आयोजित शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था कि मेरी शिक्षा योजना का तात्पर्य यह नहीं है कि बालक पढ़ाई के साथ धंधों को सीखे, बल्कि तात्पर्य यह है कि बालकों को जो भी ज्ञान दिया जाए वह किसी उद्योग अथवा दस्तकारी द्वारा ही दिया जाए। दस्तकारी के उद्देश्य को समझाते हुए गांधी जी ने कहा, मेरा उद्देश्य तो उद्योग या दस्तकारी द्वारा बालक के मस्तिष्क को सुंदर बनाना है। इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नींव डाली गई। इसके लिए बेसिक शिक्षा वर्धा से शिक्षा योजना भी कहलाती है। गांधी जी की शिक्षा में देन। हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी की शिक्षा में क्या देन है। गांधी जी के दर्शन का आधार आदर्शवाद है और प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद मात्र उसके सहायक हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्योंकि बालक की प्रकृति को पूरा ध्यान देता है इसलिए प्रकृतिवादी है, क्योंकि यह दर्शन बालक को उसकी रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्रिया करके सीखने पर बल देता है। अतः वह इस अर्थ में प्रयोजनवादी है। आदर्शवाद वह इस अर्थ में है क्योंकि गांधी जी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति मानते हैं। वे बालकों को सत्य और अहिंसा का अमर पाठ पढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर एम.एस. पटेल के शब्दों में, दार्शनिक के रूप में गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनकी शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं हैं, वरन वे सब मिलजुल कर एक हो गई हैं, जिससे ऐसे शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा, मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करेगा। गांधी जी की भारतीय शिक्षा को सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान देन वर्धा योजना है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के आधार पर हम निर्विवाद रूप से यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी इस युग के महान शिक्षार्थी थे। हुमायूं कबीर के शब्दों में गांधी जी की राष्ट्र को बहुत बहुत देनों में नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है। हमने आज महात्मा गांधी के
शैक्षिक एवं जीवन दर्शन के विषय में अध्ययन किया। इस अध्ययन के बाद डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए एक असाइनमेंट बनता है कि गांधी जी के जीवन एवं शैक्षिक दर्शन पर एक विस्तृत असाइनमेंट लिखिए। यह असाइनमेंट आपके आंतरिक मूल्यांकन के समय आपसे मांगा जाएगा। धन्यवाद।